अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ वेक्टर्स और हमारे पास टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, इससे पहले जो है हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को डिस्कस किया था। वेक्टर्स होते क्या हैं ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो देख लें, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है क्या, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख लिया, हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन वेक्टर विद अदर। जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैं दोनों वेक्टर्स कह रही हूँ। ठीक है, स्केलर का यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि ये टॉपिक का नेम है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सिर्फ वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो वेक्टर्स ले लेती हूँ, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, आप यहाँ पर देख लें। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर जो है हमने ले लिया ए और एक वेक्टर ले लिया बी। अब इनका जब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, बी वेक्टर से। अच्छा, मैंने अब यहाँ पर सिर्फ ये मल्टीप्लाई के लिए लगाया है ये साइन। अब ये आगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर हम जो है डॉट का भी यूज़ करेंगे और क्रॉस का भी यूज़ करना है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये देख लें कि एक वेक्टर ही दूसरे वेक्टर से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इस टॉपिक का नाम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के दो वेक्टर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब होता क्या है, जब हम इस तरह दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड देन द प्रोडक्ट में बी स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर्स, एक ए ले लिया और एक बी ले लिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एज अ रिजल्ट उनका जो आंसर आएगा वो कोई स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है और वो कोई वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है। यानी ये दो वेक्टर्स थे ए और बी जिनको आपने मल्टीप्लाई किया है, तो एज अ रिजल्ट इनका जो आंसर आएगा वो स्केलर भी हो सकता है और इनका आंसर, इन्हीं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो इनका आंसर वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकती है। समझ आ रही है? वो ये कह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं तो स्केलर क्वांटिटी भी आंसर आ सकती है और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाने से वेक्टर क्वांटिटी भी आंसर में आपके पास आ सकती है। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखी है। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हम लेंगे, एक वर्क की ले लेते हैं और एक टॉर्क की ले लेते हैं। आपने वर्क को किस तरह से डिफाइन किया है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। तो वर्क हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब क्या होता है, आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारा टॉपिक क्या था कि दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एक मैंने ए लिया था और एक बी। अब हम उस ए और बी को यहाँ पर एक फोर्स ले लें और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ले लें, इन दोनों को क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, इस वक्त मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट यूज कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों यूज की है। तो क्या किया, दो वेक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवाएं, एज अ रिजल्ट हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है वर्क। ठीक है, और आपको पता है वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपको ये बात क्लियर हो गई कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर में कोई स्केलर क्वांटिटी आ सकती है। ठीक है, तो हमने देख लिया, यस दो वेक्टर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाया और आंसर में क्या आया, स्केलर क्वांटिटी आ गई। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम दो वेक्टर्स ले लें, जैसे मैंने दूसरी एग्जांपल आपको यहाँ पर दी है टॉर्क की। टॉर्क आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। यानी फोर्स और मूवमेंट आर्म जो कि आपके पास सेंटर से लेकर जहाँ से ऑब्जेक्ट टर्न कर रहा होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास मूवमेंट आर्म कहलाता है। जिससे आपने चैप्टर 4 में जो है पोजीशन वेक्टर को भी डिस्कस किया, उसको हम आर से डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट आर्म जो है ये, इसका प्रोडक्ट अगर आप ले लें फोर्स से तो आपके पास आंसर में आता है टॉर्क, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो अब हम क्या करेंगे, टॉर्क को डिस्कस करते हैं कि हम अगर फोर्स का प्रोडक्ट ले लें किससे, मूवमेंट आर्म, जिसको आर से डिनोट कर दिया है, फोर्स का प्रोडक्ट मूवमेंट आर्म से लें तो आंसर आता है टॉर्क। अब यहाँ पर आप गौर से सुने, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मूवमेंट आर्म यानी पोजीशन वेक्टर ये भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और टॉर्क भी आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी ही आई है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया एक बार तो आंसर स्केलर आया, फिर से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर वेक्टर आया। तो होप सो आपको वो बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर कि व्हेन टू वेक्टर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देन द प्रोडक्ट में बी स्केलर क्वांटिटी, तो उनका प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी भी आ सकता है और अ वेक्टर क्वांटिटी, या फिर वेक्टर क्वांटिटी भी आ सकता है। और आपने दो एग्जांपल्स भी देख ली, एक बार स्केलर आ रहा था और एक बार वेक्टर। तो अब हम आगे इसको थोड़ा सा लेकर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर में स्केलर क्वांटिटी आ जाए, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया वर्क। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसा प्रोडक्ट आपके पास क्या कहलाता है, इनका प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसीलिए हमने इन दोनों के बीच में क्या पुट किया है, डॉट, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कराने से एक स्केलर क्वांटिटी आंसर आई है, इस वजह से हमने यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डॉट पुट किया है। अब हम एक और यहाँ पर जो एग्जांपल हमने ली थी उसमें क्या हुआ था, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया और वेक्टर क्वांटिटी आई। टॉर्क में आपने देखा है कि आपने मोमेंट आर्म और फोर्स को मल्टीप्लाई करवाया या उनका प्रोडक्ट लिया और आंसर में एक वेक्टर क्वांटिटी आई, तो आपने इनके प्रोडक्ट को डिनोट करने के लिए डॉट नहीं, इस बार आपने क्रॉस लगाया है। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, जहां वेक्टर प्रोडक्ट होगा यानी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं और वेक्टर ही आ जाए तो आपने बीच में क्रॉस लगाना है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं और एक स्केलर क्वांटिटी आए तब आपने डॉट यूज करना है। तो होप सो आपको डॉट और क्रॉस का समझ आ गया होगा, कब डॉट आपने यूज करना है और कब जो है आपने क्रॉस यूज करना है, यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। और अब आपका जो टॉपिक क्या था, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो आपको ये भी पता चल गया कि दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं वेक्टर्स के। एक होता है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कराओ तो स्केलर क्वांटिटी आ जाए, ये पहला प्रोडक्ट। और दूसरा क्या है, वेक्टर का वेक्टर से प्रोडक्ट लो और वेक्टर ही क्वांटिटी आ जाए, तो ये दूसरा प्रोडक्ट। तो दो टाइप्स हैं आपके पास प्रोडक्ट की, वो एक जो है वेक्टर को मल्टीप्लाई कराने से स्केलर क्वांटिटी आए और दूसरी क्या है, वेक्टर को मल्टीप्लाई कराने से क्रॉस प्रोडक्ट लें तो वेक्टर क्वांटिटी आए, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितनी टाइप्स के हैं, दो तरह के, एक है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। अब आपने याद रखना है, यहाँ पर मैंने नोट में क्या लिख दिया है, स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, जैसे फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया डिस्प्लेसमेंट से तो वर्क आ गया, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट, इसीलिए हमने मूवमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान क्या लगाया था, क्रॉस, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पर अपना टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट, जो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी और फिर जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर हम स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ लेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो स्केलर प्रोडक्ट की, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो हमने देखा कि प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स के वो दो तरह के होते हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और एज अ रिजल्ट आपके पास जो आंसर आए वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो ऐसा प्रोडक्ट जो है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पर मैंने वही चीज़ लिख दी कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें, जैसे ए और बी दो वेक्टर्स हमने ले लिए, ठीक है, उनका प्रोडक्ट लें और एज अ रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को आप कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट बिटवीन देम, मतलब सिंबल जो है डॉट है स्केलर प्रोडक्ट का, यानी जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएं एज अ रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो आपने वो जो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाया है ना, मल्टीप्लाई के लिए जो आपने साइन यूज करना है वो डॉट का यूज करना है, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट के सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया।
उसके बाद हमने क्या कहना है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि हम स्केलर प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट लगाते हैं तो इसी वजह से स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब आपके पास आपने ये चीज़, ये एक फार्मूला है स्केलर प्रोडक्ट का, ये आपने याद रखना है और ये कैसे आया और क्या हुआ इसमें वो सारा मैं आपको नीचे प्रूव भी करवा देती हूँ। सबसे पहले आपके पास है ए डॉट बी। अब डॉट डला हुआ है तो आपने क्या कह देना है कि कौन सा प्रोडक्ट है ए और बी का, क्योंकि ए और बी तो दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन बीच में डॉट हमें ये बात बता रहा है कि ये इनका कैसा प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर में एक स्केलर क्वांटिटी आई तो ए डॉट बी हमने लिख दिया। ठीक है, अब जब हम ए डॉट बी ओपन करते हैं इस फॉर्मूले को, डॉट हटाते हैं, तो आपने याद रखना है क्या होता है, ये तो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। मैं इसको वेक्टर क्यों कह रही हूँ, आपको पता है वेक्टर को हम इसी तरह से डिनोट करते हैं, ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को शो करने के लिए। तो मैंने क्या कर दिया, ए के ऊपर एरो लगा दिया तो ये वेक्टर ए है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के ऊपर एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में उनका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, एज अ रिजल्ट आंसर आया। देखें ये जो मैंने मोड का साइन लगाया ये मैग्नीट्यूड है, ये ए का मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब ए का मैग्नीट्यूड और ये दूसरा जो मोड मैंने बी के में लगाया ये बी का मैग्नीट्यूड है और साथ में कॉस थीटा आ गया। अब पहले आप मैग्नीट्यूड को देख लें क्या होता है। यहाँ पर अगर ये आपके पास वेक्टर ए है तो इसकी लेंथ कितनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है वो इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इसी तरह ये वेक्टर अगर बी है तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लेंथ है वो वेक्टर बी का क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो जब आप डॉट हटाते हैं तो किस तरह से हो जाता है फॉर्मूला, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, कॉस का एंगल आ जाता है उनके बीच। अब ये कॉस का ही एंगल क्यों आता है, साइन क्यों नहीं आता या कोई और एंगल क्यों नहीं आता, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ए डॉट बी, जब भी डॉट हटाते हैं, अच्छा मैग्नीट्यूड के लिए जरूरी नहीं है आप इस तरह से मोड लगाएं, आप सिंपल ए भी लिख सकते हैं लेकिन ऊपर एरो नहीं लगाएं। तो आपके पास आप इसको रीड मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही करेंगे और यहाँ पर ये बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वेक्टर बी। ठीक है, ए डॉट बी ये दोनों वेक्टर्स हैं, एज अ रिजल्ट डॉट हटाते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये फॉर्मूला इस तरह से आपके पास ओपन होता है। अब हम देखते हैं कि इस तरह से कैसे ओपन होता है। सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, इसको फॉर्मूले को समझने के लिए आपने दो वेक्टर्स ले लेने हैं। हमने लिए हुए हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, वही मैंने लिख दिया। लेट अस कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब ए और बी इस तरह से पढ़े हुए हैं कि वो जो है एक एंगल बना रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ए और बी के बीच जो एंगल है वो थीटा है। तो मैंने लिख दिया थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास क्या है, वेक्टर बी है। और वेक्टर ए इस तरह से है, वेक्टर बी इस तरह से है, तो इन दोनों के दरमियान ये जो है आपके पास एंगल है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा से। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी और ये उनके दरमियान एंगल थीटा। आगे क्या है, हेयर ए एंड बी, आप चेक करें, अब ए के ऊपर एरो नहीं है, बी के ऊपर एरो नहीं है, तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ए जो है ए का, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और ये जो बी लिखा हुआ है ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो हेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। Thus, the scalar product of two vector is obtained. तो हमें स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का कैसे मिलेगा, by multiplying their magnitudes। इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करें, किससे, विद कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये जो इनके बीच एंगल है इससे इनको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस थीटा से। ठीक है, अभी कॉस थीटा क्यों आता है, क्योंकि हम इस फॉर्मूले को अभी सीखने लगे हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, ये मेरे पास अगर मैं सबसे पहले ले लेती हूँ वेक्टर ए, ठीक है, आपको पता है वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है इस तरफ, यानी ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है। अभी मैं आपको प्रोजेक्शन भी सिखा देती हूँ। वैसे अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्रोजेक्शन किस तरह से हम गिराते हैं एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर, और फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये सारी बातें डिटेल में बताई हैं। अगर आप वो वीडियो देखकर यहाँ पर आए हैं तो फिर तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कुछ आपको बता देती हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाए। अब आपके पास ये वेक्टर बी की डायरेक्शन है, मैंने वो ये बना दी, ठीक है, वेक्टर बी इस तरफ है, लेकिन आप देखें वेक्टर ए की डायरेक्शन तो इस तरफ है। तो क्या ए वेक्टर बी की डायरेक्शन में है, तो हम कहेंगे नहीं, ए वेक्टर की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन में नहीं है। तो इन दोनों की डायरेक्शंस चेंज हैं। तो हम फिर ये देखेंगे कि अगर वेक्टर बी की डायरेक्शन इस तरफ है तो वेक्टर ए के हम क्या कर लेंगे, कंपोनेंट्स
कर लेंगे, वेक्टर ए को रिजॉल्व कर देंगे उसके कंपोनेंट्स में। आपको वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना तो आता है। जैसे आप फोर्स का एक वेक्टर ले लेते हैं इस तरह से एफ, तो आपको पता है आप उसको किस तरह से, ये आपके पास वाई एक्सिस है और ये अगर एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वो फोर्स का कंपोनेंट है, तो इसको जब फोर्स का वेक्टर है, इसको जब आप कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो आपके पास एक कंपोनेंट बनता है एफ वाई, ठीक है, थीटा के सामने, और ये बेस वाला कंपोनेंट जिसको आप एफ एक्स का नाम देते हैं। उसके बाद आपने प्रूव किया था कि एफ एक्स इक्वल है एफ कॉस थीटा के और एफ वाई इक्वल होता है एफ साइन थीटा के। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो ए वेक्टर है ना, ये हम इसको रिजॉल्व कर देंगे या इसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ए वाई आएगा जो थीटा के सामने यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक ए एक्स आएगा, ठीक है, ये बेस वाला कंपोनेंट ए एक्स। आपको पता है फिर ए एक्स इक्वल है ए कॉस थीटा के और ए वाई इक्वल होता है ए साइन थीटा के। ये कैसे आया ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल है ए कॉस थीटा के, ए वाई इक्वल है ए साइन थीटा के। यहाँ तक तो समझ आ गई कि हमने वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में जो है रिजॉल्व कर लिया। अब हमने ये देखना है कि इस ए का, चूंकि ए की डायरेक्शन तो वेक्टर बी की डायरेक्शन की तरफ नहीं है, यानी वेक्टर बी की डायरेक्शन ये है और ए की डायरेक्शन तो बी की डायरेक्शन में नहीं है, तो ए का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इन दोनों में से, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो बी की ही डायरेक्शन में है? तो आप फौरन से कहेंगे कि वो कंपोनेंट क्या है, ए कॉस थीटा, बिकॉज बी की डायरेक्शन ये है, ये तो ए कॉस थीटा की डायरेक्शन भी तो ए एक्स यानी ए कॉस थीटा की डायरेक्शन भी तो यही है। तो हम कहेंगे कि हम बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, यानी कि आप यहाँ पर देखें जब हम ए डॉट बी को ओपन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि हमने क्या कर लिया, वेक्टर जो बी है उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है, बी वेक्टर का, और ए वेक्टर का ऐसा कंपोनेंट ले लिया जो बी की डायरेक्शन में था। वो कौन सा था, ए कॉस थीटा। तो ए वेक्टर को जब हमने वो कंपोनेंट ले लिया ए वेक्टर का, जब हमने इस डॉट को हटाया तो ए का वो कंपोनेंट ले लिया जो बी की डायरेक्शन में था, और वो कौन सा था, ए कॉस थीटा, और बी का मैग्नीट्यूड। अब आपको पता है ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ए और बी को साथ लिख लेंगे और लास्ट में एंगल लिख लेंगे, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अभी भी तो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे ए डॉट बी इक्वल है ए बी कॉस थीटा। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आता है। आप इसको दूसरी वर्डिंग में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमने ए कॉस थीटा लिया है ये असल में वेक्टर ए का कंपोनेंट है। ऐसा ही है ना, वेक्टर ए का क्या है, कंपोनेंट है, लेकिन किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, ए कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट है वेक्टर ए का इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो हम कह देंगे ए डॉट बी इक्वल आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो आंसर में हमारे पास आ गया ए बी कॉस थीटा। अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कॉस थीटा क्यों आया, क्योंकि आप देखें ना साइन थीटा की डायरेक्शन तो ये है, बी की डायरेक्शन में तो नहीं है, इस वजह से हमने साइन थीटा नहीं लिया, क्योंकि कॉस थीटा एग्जैक्ट बी की डायरेक्शन में था, तो हमने कौन सा कंपोनेंट कौन सा एंगल लिया, कॉस थीटा। तो इसीलिए हमारे पास ए डॉट बी किसकी इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर्स का, और जो उनके बीच कोसाइन ऑफ एंगल है उससे उन्हें मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब एक काम करते हैं, अभी तो हमने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिया है, सॉरी वेक्टर ए का कंपोनेंट लिया है ना, अब ऐसा करते हैं वेक्टर बी से प्रोजेक्शन गिराते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन गिराने का मतलब क्या होता है कि वेक्टर, जैसे मैंने ये जो वेक्टर ए का जो कंपोनेंट है ना जो बिल्कुल बी की डायरेक्शन में है, ये हम कैसे आया, हमने क्या किया, वेक्टर ए के हेड से, यहाँ पे आपने समझ लें कोई टॉर्च लगाई तो ए का जो साया है ना इसका वो एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पर यहाँ तक पड़ा, ठीक है, ये तो ये हम कह देंगे ये जो ए का साया है वो बी की डायरेक्शन में है, तो वो जो क्या है वो किसकी इक्वल है, ए कॉस थीटा के। तो हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, अलोंग बी, बी की डायरेक्शन, बी वेक्टर की डायरेक्शन में ए वेक्टर का क्या है, प्रोजेक्शन है। सही प्रोजेक्शन इस वजह से कह रहे होते हैं, कंपोनेंट को ही हम प्रोजेक्शन बी कह रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, यहाँ पे तो आपने ए वेक्टर का लिया, अब ऐसा करते हैं बी का ले लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है, ये फॉर्मूला किस तरह से बना है। अब नीचे जो मैंने लिखा हुआ है वो इस डायग्राम से आप देख लें। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने ए के हेड से गिराया था ना प्रोजेक्शन, ए का प्रोजेक्शन गिराया था बी पर, या ए का कंपोनेंट लिया था बी की डायरेक्शन में। अब ऐसा करते हैं वेक्टर बी का कंपोनेंट ले लेते हैं ए की डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपको पता है वेक्टर बी की डायरेक्शन इस तरफ है जबकि वेक्टर ए की डायरेक्शन इस तरफ है। हम देखेंगे कि ए की डायरेक्शन में वेक्टर बी का कौन सा कंपोनेंट है,
ठीक है। तो वो किस तरह से देखेंगे, वेक्टर बी के हेड से उसका प्रोजेक्शन गिराएंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर या 90 डिग्री पे ए वेक्टर की तरफ, ठीक है। बी के हेड से आपने बी का प्रोजेक्शन गिराया, यानी यहाँ पे टाच लगाई और बी का साया ए पर यहाँ तक पड़ा, ठीक है। तो इसको आप कह देते हैं ना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब आपके पास क्या है, बी का प्रोजेक्शन आपने यहां तक गिराया। अब आपको पता है थीटा के सामने वाली साइड ये क्या होती है, परपेंडिकुलर, जिसको आप बी वाई कह रहे होते हैं। तो ये आपके पास क्या होगी, बी एक्स, यानी बी कॉस थीटा। तो ये आपके पास जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा हो गया बी का, और ये जो कंपोनेंट है ये आपके पास हो गया बी साइन थीटा। अब आप यहां पर देखेंगे कि हम बी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे जो एग्जैक्ट ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। पहले हमने क्या देखा था, ए का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो बी की डायरेक्शन में है। अब हमने बी से प्रोजेक्शन गिराया है, तो हम ये देखेंगे कि बी का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ए की डायरेक्शन में है। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और बी के दो कंपोनेंट्स आए हैं, एक इस तरह से है और एक एग्जैक्ट देखें आप ए की डायरेक्शन में है। ये वेक्टर ए की डायरेक्शन है और ये बी कॉस थीटा की डायरेक्शन है। तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे बी कॉस थीटा वो कंपोनेंट है बी का जो एग्जैक्ट वेक्टर ए की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको यूं लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल है, इस बार क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। पहले क्या हुआ था, बी का मैग्नीट्यूड वैसे ही आ गया था और ए का कंपोनेंट लिया था। अब हमने क्या कर दिया, ए का मैग्नीट्यूड वैसे ही लिख दिया और बी वेक्टर का कंपोनेंट ले लिया। तो वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, वो कौन सा था, बी कॉस थीटा। तो मैंने ए के साथ यहाँ पर ब्रैकेट में बी का वो कंपोनेंट क्या ले लिया, बी कॉस थीटा। अब तीनों फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम किस तरह से लिख देंगे, ए बी कॉस थीटा। तो ए बी कॉस थीटा, तीनों मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं, तो ए डॉट बी इस तरह से आपके पास किसके इक्वल हो गया, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी डॉट हटता है तो हमारे पास कॉस थीटा आता है। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है कि ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के, यानी जब हम डॉट हटाते हैं तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि ए है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि बी है, और उनके दरमियान कॉस का ही एंगल आता है। अब कॉस का ही एंगल क्यों आता है आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि कॉस थीटा यहाँ पे जब हमने ए का भी गिराया था तो भी कॉस थीटा वेक्टर बी की डायरेक्शन में था, और जब वेक्टर बी का प्रोजेक्शन गिराया ए पर तो बी का जो कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में था उसमें भी आप चेक करें कॉस थीटा ही आ रहा है, बी कॉस थीटा। तो दैट इज वाई हम जब ए डॉट बी को ओपन करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ए बी कॉस थीटा आता है, ठीक है। तो अब हम स्केलर प्रोडक्ट को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। इससे पहले तो हमने सिर्फ इस तरह डिफाइन किया था ना कि जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लें एज अ रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट। लेकिन अब हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो डिफाइंड एज the product of magnitude of either vector with the component of other vector। यानी कि क्या कह रहे हैं, the product of magnitude, आपने प्रोडक्ट लेना है a डॉट b को। जब आप ओपन करते हैं जैसे a डॉट b है, ठीक है, एक वेक्टर a और एक वेक्टर b है, तो ये क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, यानी इन दोनों में से किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने ले लेना है। फर्स्ट करें मैं a का मैग्नीट्यूड ले रही हूँ, तो अब दूसरे वेक्टर का आपने पता है क्या करना है, क्योंकि बी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन में तो नहीं है, तो फिर हम बी वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो ए की डायरेक्शन में है। तो वो कौन सा था, बी कॉस थीटा था जो ए की डायरेक्शन में। तो आंसर आ गया था ए बी कॉस थीटा। यहाँ वही लिखा हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर, किसी भी एक वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड लेना है और उसका प्रोडक्ट ले लेना है विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। उसका प्रोडक्ट लेना है आपने दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट से जो कि पहले वेक्टर की ही डायरेक्शन में है। होप्स तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि आप जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, अब किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लें, और दूसरे वेक्टर का आप कंपोनेंट लेते हैं। कौन सा कंपोनेंट, जो कि पिछले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो इस तरह आपके पास जो आंसर आता है वो इक्वल टू होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया। बुक में भी एग्जैक्ट यही चीज़ यहाँ तक आपको करवाई गई थी, और ये जो मैंने अब आपको लास्ट में डेफिनेशन करवाई है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया विद डायग्राम्स, ठीक है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल्स क्या हैं जो हम डिस्कस कर भी चुके हैं। अब एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में सबसे पहले आपके पास है वर्क, देन पावर एंड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो डिस्कस कर लेते हैं हम इनको। सबसे पहले आपके पास है वर्क। वर्क तो आपको पता है वर्क
कब होता है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वर्क इज सेड टू बी डन। ठीक है, अब वर्क आपको पता है बॉडी पे फोर्स लगती है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, तो वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट मैं कह रही हूँ, यानी डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो जो वर्क है वो आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया, एज अ रिजल्ट वर्क आया, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और एक स्केलर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसा प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। तो वो जो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे उसके लिए आप फिर सिंबल क्या यूज करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के लिए सिंबल होता है डॉट, इसलिए हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या यूज कर लिया, डॉट। अभी आपको बिल्कुल जो इससे पहले अभी हमने किया है कि ए डॉट बी इक्वल होता है, यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे ए और बी को, तो आप क्या कह रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना होता है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब कॉस का एंगल क्यों आता है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम इसको ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर मुझे डॉट हटाना है तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड लिखना है तो ये एरो हटा देंगे, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया फोर्स का, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो वेक्टर ये एरो हटा दिया तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, एंड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो वर्क डन आपके पास इक्वल है एफ डी कॉस थीटा के, और ये आपके पास एक एग्जांपल है स्केलर प्रोडक्ट की। इसी तरह आपके पास पावर है। अब पावर क्या होता है, आपने तो पावर को इसी तरह डिफाइन किया है ना कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ठीक है, आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं पावर को कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, आपने तो ये पढ़ा है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एफ डॉट पी वाला। तो आप देख लें यहाँ पर आपको पता है वर्क किसकी इक्वल है, अभी तो हमने डिस्कस किया है एफ डॉट डी के, तो मैं वर्क की जगह लिख दूंगी पावर में कि पावर इक्वल है एफ डॉट डी अपॉन टी, वर्क की जगह लिख दिया एफ डॉट टी। अब आपको पता है यहाँ पर अगर मैं टी फोर्स का डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपके पास किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपके पास वेलोसिटी के इक्वल है। आपको पता है डी अपॉन टी इक्वल होता है वी के, तो आपके पास फोर्स तो एज इट इज लिख दिया, डॉट उसी तरह से लिख दिया, और डी अपॉन टी की जगह क्या लिख दिया, वी इक्वल्स टू पावर। तो इस वजह से पावर आपके पास फोर्स और वेलोसिटी का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि पावर क्या है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है। और आपको पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, एज अ रिजल्ट पावर आया, जबकि पावर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पावर तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और एज अ रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, तो ऐसा प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। इस वजह से इन दोनों के दरमियान हमने क्या लगाया, डॉट। डॉट हटता है तो क्या होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये हमने इस तरह से इसको ओपन कर दिया। उसके बाद आपके पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, ये आपका सेकेंड ईयर का टॉपिक होगा, लेकिन यहाँ पर अब आपको दे दिया गया है तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इधर तो लिखा गया है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एरिया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो आपके पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी ई से आप डिनोट करेंगे। क्या है ये कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि किसी भी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई के सिंबल से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैंने ये सिंबल लगा दिया फाई का, और ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले लें एरिया से, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एज अ रिजल्ट आपके पास इन दोनों के प्रोडक्ट से एक स्केलर क्वांटिटी डैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो जनरेट हो गई। तो हम कहेंगे कि चूंकि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया है और एक स्केलर
क्वांटिटी आ गई है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाएगा और इन दोनों के दरमियान हमने डॉट लगा दिया। अब जब हम डॉट को हटाएंगे तो आपको पता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा और दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना है कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये आपके पास 3 एग्जांपल्स थी जो स्केलर प्रोडक्ट की आपके बुक में गिवन थी।